बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेक्टर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दो और कंसेप्ट के बारे में। एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड एक तरह का मेजरमेंट है। जैसे कि अगर हम किसी बाजार से किसी कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, चावल वगैरह कुछ भी, तो क्या हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हमें केजी दो? नहीं, हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं कि हम लोगों को 5 केजी या फिर 2 केजी, कुछ भी। तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसे ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड। अगर लेंथ के बारे में कहा जाए तो हम लोग लेंथ में क्या कहते हैं कि 2 मीटर या 3 मीटर या 4 मीटर, इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं, उसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, मतलब हमें कितना चाहिए। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो ये 5 केजी क्या हुआ? ये 5 केजी एक मैग्नीट्यूड हुआ, किसका? मास का। 2 केजी क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ, किसका? मास का। 2 मीटर क्या हुआ? एक मैग्नीट्यूड हुआ, किसका मैग्नीट्यूड हुआ? ये लेंथ का मैग्नीट्यूड हुआ। इसे हम लोग लिखने के बाद या कहने के बाद अगले जो सामने जो है उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो कितनी चाहिए। 3 मीटर अगर कहेंगे तो समझ जाएगा कि हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर हम कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का वेलोसिटी या स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मेजरमेंट होता है। किस चीज़ का मेजरमेंट? मास का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए 2 सेकेंड, तो हम लोग 2s लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? 2 सेकेंड क्या है? एक तरह का मेजरमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग कह सकते हैं ना 3 मीटर, ये भी क्या हुआ? एक लेंथ का मेजरमेंट हुआ। अगर एरिया के बारे में बात करते हैं तो 4 मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ? एक तरह का मेजरमेंट हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड हुआ। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपल तरीके में कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का मेजरमेंट होता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताना है तो हम लोगों को क्या क्या वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को दिख रहा है, नोट कर सकते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड में दो बातें होती है, दो चीज़ें होती है। पहली बात कि उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, नंबर की जरूरत है। बिना नंबर का हम लोग मैग्नीट्यूड को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम केजी कहते, किसी दुकान में जाएंगे और आलू हाथ में लेके कहेंगे कि हमें केजी दो, तो वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसे हम जो चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में कंप्लीट मेजरमेंट हम लोग नहीं बता पा रहे उसे। तो कंप्लीट मेजरमेंट जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो समझेगा नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 केजी, 3 केजी, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें यूनिट भी बताना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट में हम लोगों को चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 केजी, 5 केजी में 5 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका यूनिट क्या है? केजी है। ये 5 और केजी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में मिलने के बाद क्या बनाता है? एक मैग्नीट्यूड बनाता है। ओके, तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड, मेजरमेंट दोनों एक ही बात है। इसे मैग्नीट्यूड किसे कहा जाता है और मेजरमेंट किसे कहा जाता है, और इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, मास, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें जो कुछ हम लोगों ने अभी नोट किया। जैसे कि लिख लेते हैं हम लोग मास। मास क्या है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब जो कुछ भी हम लोग, जिस चीज़ का हम लोग मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस चीज़ के मेजरमेंट को हम लोग बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी होती है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जिसके हम लोग मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे आप लोग जानते भी हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं और दूसरी बात की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, या यूँ कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं।
फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप क्या क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों में क्या फर्क है इसे हम लोग समझते हैं, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने क्या समझा, पहले हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझ देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। तो मास, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा, एक टाइप कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। तो फर्क तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये आप लोग जहन में बैठा लो कि ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये बात करते हैं। तो अब जब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है तो जाहिर बात है इन दोनों में स्केलर हो या वेक्टर हो, इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी। तो जो चीज भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो हम लोगों ने अभी भी देखा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है ये भी और ये भी, तो जाहिर बात है इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए जरूरी है कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो। या जिस चीज के पास मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिर जब इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड है तो फिर फर्क कहाँ है, किस चीज की बुनियाद पर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कह सकते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कह सकते हैं। आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से इन दोनों में फर्क होता है। तो मेन पॉइंट जो इन दोनों के बीच में फर्क पैदा करता है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है, वो है डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन क्या होता है, ये वही चीज है जो स्केलर और वेक्टर बना रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन, वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोगों को मेरे ख्याल से पूरा इमेज अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है कि स्केलर और वेक्टर दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों के पास ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर के पास एक टर्म, एक वर्ड, एक चीज ज्यादा है, और वो क्या है, डायरेक्शन। मतलब वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, इसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। और वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा अगर और देखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्केलर क्या होता है। पहली बात, स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसे कहेंगे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर लिख लेते हैं, नंबर, एक नंबर होना चाहिए प्लस यूनिट होना चाहिए, जैसे कि 5 kg के बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात अगर वेक्टर के बारे में करते हैं तो वेक्टर में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, तो मैग्नीट्यूड जरूरी है प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने देखा कि नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये मैग्नीट्यूड कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ अगर हम लोग गौर करते हैं तो स्केलर और वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। ठीक, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या हर वो चीज जिसके पास डायरेक्शन है क्या उसे वेक्टर कह सकते हैं, या डायरेक्ट वेक्टर होने के लिए कुछ और भी चीजों का होना जरूरी है। या सवाल ये उठता है कि वेक्टर का डेफिनेशन इन्हीं तीन चीजों से कंप्लीट हो जाता है, क्या वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के होने से फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहा जा सकता है, या फिजिकल क्वांटिटी में नंबर, यूनिट और डायरेक्शन ये तीन चीजें हो तो क्या उसे हम लोग वेक्टर कह सकते हैं। इस सवाल के ऊपर बाद में बहस करेंगे, ये अभी हमारा टॉपिक है लेकिन बाद में करेंगे। इसे वेक्टर को समझने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है। फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है, उसे हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्केलर के बारे में, तो स्केलर में हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं स्पीड, फिर लिख लेते हैं हम लोग मास, फिर लिख लेते हैं हम लोग जैसे कि लेंथ, फिर हम लोग टाइम लिख सकते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें स्केलर है। क्यों?
क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम कहते हैं, इन चीज़ों के अगर मैग्नीट्यूड किसी किसी को हम लोग बताते हैं, जैसे कि 5 kg, तो सामने वाले को ये कंफर्म हो जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या वो पूरी तरह समझ जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कहेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब फोर्स को अगर कंप्लीटली डिफाइन करना या किसी को समझाना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में भी क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताना पड़ेगा। इस तरीके से एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये तमाम चीज़ें जिसे कंप्लीटली डिफाइन करना है या किसी को पूरी तरह समझाना है, तो हम लोगों को दो बातें उसमें कहना ज़रूरी है। पहली बात, हमें ये बताना पड़ेगा कि इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरी बात ये बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। जब ये दोनों बातें हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, अगर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है और डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लिया जा रहा है, तो उसे हम लोग स्केलर कहेंगे। तो ये दो बातें हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, वेक्टर के कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का स्केलर। हमारा आज का टॉपिक हम लोगों का स्केलर नहीं है, बल्कि आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर, और हम लोग वेक्टर को ही समझने के लिए यहाँ आए हैं। तो वेक्टर के बारे में हम लोग कुछ और बातें, तो अगली बात हम ये करते हैं कि हम लोगों ने अब तक बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को देखा है, समझा भी है। जैसे कि हम लोग मास को जानते हैं, स्पीड को जानते हैं, वेलोसिटी को भी हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को मालूम होगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। सवाल ये उठता है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप में बढ़ चुका है, फिजिकल क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं, तो फिर वेक्टर दिखने में कैसा होता है, कैसे समझेंगे कि ये कहीं पर अगर लिखा हुआ है ये वेक्टर है, तो वेक्टर की कुछ पहचान होनी चाहिए, दिखने में अलग होना चाहिए। तो वो क्या पहचान है, उससे हम लोग समझते हैं कि वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पूरा एक वर्ड में लिखा गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इस वेलोसिटी को अगर हम लोग सिंबल में दिखाते हैं, तो v लिख सकते हैं। v मीन्स स्पीड भी कह सकते हैं और वेलोसिटी भी कह सकते हैं। u इज द इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है? तो अभी फिलहाल हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये स्केलर है वेक्टर, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं इस तरीके से, तो ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा और ये कंफर्म, इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर दिखता कैसे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग किसी नाम से एक्सप्रेस करें, जैसे कि ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एरो दे देते हैं इस तरीके से, तो ये एक सिंबल बना वेक्टर क्वांटिटी का। तो वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से लिखना है याद रहे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी लेटर से अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं करो, लेकिन उसके ऊपर अगर लेफ्ट टू राइट एरो दे देते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये बात है कि अगर सिर्फ नोट करने वाली बात ये है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है b, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, और अगर इसके ऊपर से हम लोग एरो हटा देते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा स्केलर, क्योंकि एरो ही हम लोगों को डायरेक्शन, मतलब देखो गौर से समझने की कोशिश करना। अगर सिर्फ b लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम बता क्या रहे हैं, बिना डायरेक्शन, तो मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। लेकिन अगर b के ऊपर एरो दे देते हैं, तो इसका मतलब हम क्या दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मतलब डायरेक्शन किससे लिंक हुआ, अगर हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि b मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो फिर एरो क्या बताएगा, एरो बताएगा डायरेक्शन। ये हम लोग समझने के लिए कि b के ऊपर एरो, तो एरो हटेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, और अगर एरो आएगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आएगा। और अगर कोई कहता है कि अगर हम सिर्फ एरो यूज करना चाहते हैं, तो एरो यूज करने में क्या दिक्कत है, कर सकते हो, लेकिन एरो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, समझने के लिए ऐसा होता नहीं है, समझ लेते हैं कि एरो क्या दिखा रहा है, एरो एक डायरेक्शन दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड 0, और अगर मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो फिर वेक्टर का कोई सवाल ही नहीं होता। तो मतलब एरो लिखने से या ना लिखने से, हम लोग सिर्फ एरो को लिखने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं।
वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही साथ साथ हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ना हो और सिर्फ डायरेक्शन हो तो फिर फिजिकल क्वांटिटी का कोई सवाल ही नहीं। और वेक्टर जो बना है वो फिजिकल क्वांटिटी से ही बना है। तो वेक्टर होने के लिए पहले फिजिकल क्वांटिटी होना पड़ेगा, उसके बाद उसमें डायरेक्शन आएगा, तो फिर वो वेक्टर बन जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम लोग वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, किस तरीके से वेक्टर हम लोग को दिखता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी सिंबल से, किसी भी लेटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एक और बात कर लेते हैं, फोर्स एफ। तो एफ क्या है? एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। अभी फिलहाल एफ अगर लिखते हैं तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि ये एक मैग्नीट्यूड है। हो सकता है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, लेकिन अगर इसके ऊपर हम एरो लिख देते हैं तो इसका मतलब हम लोग ये बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और डायरेक्शन ये है या वो है, कुछ भी डायरेक्शन हो। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के, वेक्टर कितनी तरह के होते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि वेक्टर्स कितनी तरीके के होता है। पहले इसे नोट कर लेते हैं। और एक मिनट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक। तो पहले हम लोग नोट करेंगे इसमें पोलर वेक्टर। नंबर 1 में हम लोग लेते हैं, नंबर 1 पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होता है इससे पहले देखते हैं। तो देखो, पोलर वेक्टर हर वो वेक्टर, वो तमाम वेक्टर जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। वेक्टर्स हैविंग, इसे आप लोग भी नोट कर लेना। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो तमाम वेक्टर्स जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो और या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। ये इस तरीके से हम लोग बहुत सारा पोलर वेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिलहाल ये डिफिनेशन में क्या कहा गया इसे समझते हैं। देखो, वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन चुका है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने नोट किया कि पहला टाइप पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर उन तमाम वेक्टर को कहेंगे जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने डिस्प्लेसमेंट नोट किया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन में ही गौर करने से हम लोगों को समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन बनता ही है जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। अगर स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन का पॉइंट पता नहीं है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बयान करोगे? ये थोड़ी कह सकते शॉर्टेस्ट पाथ इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये ना है डिफिनेशन। क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चल के यहाँ पहुँच गया, तो ये यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? कहाँ से चलना शुरू किया? यहाँ से, और पहुँचा कहाँ? यहाँ पर। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जरूरी तो है ना ये बताना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक। इसी तरीके से फोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, किस पॉइंट पर लग रहा है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना जरूरी है कि कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पोलर वेक्टर हर वो तमाम वेक्टर जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उस तरह के वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। नंबर 2 में हम लोग देखते हैं एक्सियल वेक्टर। नंबर 2 एक्सियल वेक्टर्स। देखो, एक्सियल वेक्टर्स मेरे ख्याल से नाम से काफी बच्चे समझ गए होंगे कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है। वो वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को एक्सप्रेस करता है या रिप्रेजेंट करता है, या यूं कहें कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है लेकिन रोटेशनल मोशन में या रोटेशनल तरीके से बनता है, या रोटेशनल की वजह से रोटेशन में एक ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर रहा है, ठीक। तो पहले से नोट कर लेते हैं वेक्टर्स which represent rotational effect,
अब जाहिर बात है रोटेशनल इफेक्ट होगा तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा, कोई भी चीज घूमता है या रोटेट करता है तो किसी न किसी एक्सिस, किसी न किसी पॉइंट के अबाउट। तो वो तमाम वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट में पाया जाता है या रोटेशनल इफेक्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग रोटेशनल, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट पाया जाता है, उन तमाम को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल वेक्टर। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा अलग अंदाज में हम लोग कह सकते हैं, कैसे यूँ कह सकते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लीनियर है। तो लीनियर मोशन में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही बताना जरूरी है, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर। लेकिन रोटेशनल मोशन में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है, मतलब वो वेक्टर है, तो उस तरह के वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क क्या है, एक एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये तमाम वेक्टर जो है रोटेशनल मोशन शो करता है, रोटेशनल मोशन में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अब सवाल ये है कि लीनियर वेक्टर में अगर कोई लीनियर वेक्टर है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं, उसका डायग्राम हम लोग के दिमाग में क्लियर रहता है। लेकिन रोटेशनल मोशन जब होता है तो उसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है हम लोग समझ सकते हैं, डायरेक्शन क्या होता है कैसे पता चलेगा। तो रोटेशनल मोशन या एक्सियल वेक्टर्स के जो तमाम वेक्टर्स जो एक्सियल वेक्टर हैं उसके डायरेक्शन को हम लोग पता करते हैं बाय राइट हैंड रूल। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, डायरेक्शन कैन बी फाइंड, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किस तरीके से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड थंब डायरेक्शन इंडिकेट करेगा और ये राइट हैंड हम लोग, ठीक, तो राइट हैंड को अगर हम लोग सेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से थंब क्या हो रहा, आउटवर्ड हो रहा है। लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज हो जाए तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थंब कहाँ इंडिकेट करेगा, इनवर्ड। मतलब अगर हम लोग किसी कॉपी या बोर्ड में बात करते हैं तो बोर्ड में अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसके मोशन को एंटी क्लॉकवाइज इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे मोशन का, ऐसे घूम रहा है, थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है, आउटवर्ड, तो हम लोग कहेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड की तरफ। और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। इसे आप लोग स्क्रू के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग स्क्रू को टाइट करते हैं तो फिर वो क्या होता है कि क्लॉकवाइज घूमता है तो डायरेक्शन क्या होता है, वो अंदर की तरफ जाता है ना। ऐसे अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर की तरफ मूव करता है, और जब स्क्रू को हम लोग खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो कहाँ आता है, बाहर की तरफ। तो इससे हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि रोटेशनल मोशन को फिजिकल क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो खैर एक फिक्स बात है, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। आई होप कि दो टाइप्स आपको वेक्टर का समझ में आया हो। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और डिफिनेशन को देखते हैं। नंबर 1 में लेते हैं हम लोग मॉडुलस वेक्टर। कुछ डिफिनेशन और है, जैसे कि नंबर 1, मॉडुलस वेक्टर क्या होता है। देखो मॉडुलस वेक्टर को हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक, मॉडुलस वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कि अगर a एक वेक्टर है तो फिर इसका मॉड क्या बनेगा, इसका मॉड बनेगा मॉड a, ठीक। और मॉडुलस हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए, तो मॉडुलस वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल a, और सॉरी एरो नहीं देना, सिंपल a लिख सकते हैं। तो मॉडुलस वेक्टर को सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि मॉडुलस वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें पाई जाती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन को हटा देंगे तो उसे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या फिर मॉडुलस वेक्टर कह सकते हैं। नंबर 2 में हम लोग नोट करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। नंबर 2, यूनिट वेक्टर्स। देखो यूनिट वेक्टर्स मेरे ख्याल से काफी बच्चे नाम से ही समझ गए कि यूनिट मतलब एक वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनको उनके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड किया जाए
तो जो वेक्टर हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि b एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे अगर इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, मॉड वेक्टर मॉड b, और इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेक्टर b बाय b। इस वक्त जो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, जो चीजें हम लोगों के पास आएगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर्स। ठीक, when a vector is divided by its magnitude or by its modulus then it is called unit vector। और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, इसे लिखने का तरीका ये है कि इसे सिंपली तौर पर हम लोग लिख सकते हैं b और इसके ऊपर एक कैप इज इक्वल टू वेक्टर b डिवाइडेड बाय b। यहाँ पर हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b को अगर b कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो b और b कैप ये हम लोगों को क्या देगा, वेक्टर। तो इसलिए ये काफी काम का है हम लोगों का कि अगर किसी मैग्नीट्यूड को, किसी भी मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोगों को मिलेगा क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, और अगर एक मैग्नीट्यूड को उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। तो कई दफा ऐसा होगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास है, उसे उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर पॉइंट में देखते हैं इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग नोट करेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, वो तमाम वेक्टर्स, देखो इक्वल, यहाँ पर ध्यान रहे वेक्टर्स किसे इक्वल कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर को इक्वल कर रहे हैं। वेक्टर में क्या चीजें पाई जाती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों में से अगर कोई भी डिफरेंट हो गया, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि दो वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों इक्वल कब का हो गया, आपको पता है ना। ए में क्या क्या पाया जाता है, ए में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ठीक, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। बी में क्या पाया जाएगा, बी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ये बातें तो जरूरी है, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का वेक्टर बनेगा कैसे। अब यहाँ पर ये बताओ कि अगर तुम कह रहे हो कि ए और बी दो इक्वल वेक्टर है, तो जाहिर बात है इसमें जो चीजें हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल होनी चाहिए। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है लेकिन डायरेक्शन अगर इक्वल नहीं है तो क्या वो इक्वल होगा, नहीं होगा। और अगर ए का और बी का डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए मैग्नीट्यूड, तो फिर क्या वो दोनों वेक्टर इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इक्वल होने के लिए जरूरी है ना कि उसके हर चीज इक्वल हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, दे विल बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। तो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। एक मिनट, if two vectors having same magnitude and डायरेक्शन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक, बस हाँ, और एक खास बात यहाँ पर कि इक्वल होने के लिए बस यही दो चीजें होनी जरूरी है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर, यहाँ पर देखो एक वेक्टर 5, जैसे कि 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, और फिर एक और फोर्स लगा रहे हैं वो भी 5 न्यूटन और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हुआ, दोनों का डिफरेंट हो गया। ये एक पहला फोर्स इस पॉइंट पर लगाया जा रहा है, दूसरा फोर्स इस पॉइंट पर लगाया जा रहा है, तो क्या इन दोनों को हम लोग इक्वल कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हुआ है। तो ध्यान से, इक्वल वेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्या था, मतलब क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था उसके लिए, यही ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है कि दोनों लेफ्ट की तरफ, जो आप लोगों को दिख रहा है लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ठीक, तो बस यही कंसेप्ट। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो या अलग अलग हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो नंबर थर्ड था ना, 4।
नेगेटिव वेक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना है आप लोगों को। नेगेटिव वेक्टर्स, चलो इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। हाँ, ओके। देखो नेगेटिव वेक्टर समझने के लिए पहले हम लोग उसके अंदर चलते हैं, वेक्टर के अंदर चलते हैं। वेक्टर मतलब, फिर से लिख लेते हैं, वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर्स, इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड में जरा गौर करो। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, वेलोसिटी को लिख लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, और अगर डायरेक्शन दें तो डायरेक्शन देते हैं नॉर्थ। ठीक, अब यहाँ पर ये बताओ कि 5 क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, नंबर है। मीटर पर सेकेंड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड एक यूनिट है, तो 5 मीटर पर सेकेंड, या हम लोग सिंपल कहेंगे कि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अब नेगेटिव क्या हो सकता है? क्या मैग्नीट्यूड में से कि मैग्नीट्यूड, आप मान लो तुम बाजार गए, बाजार में जाके अगर कहोगे कि मुझे -10 kg चावल दो, तो ये बात थोड़ा सा अजीब तरह का है कि कोई भी इंसान बेवकूफ़ी कहेगा कि क्या लेने आए हो, कुछ दिमाग में जा रहा है बात कि क्या कह रहे हैं, -5 kg चावल, ऐसा कहाँ कैसे हो सकता है? तो मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। बचा क्या? डायरेक्शन। तो मतलब अगर नेगेटिव वेक्टर माइनस में बात हो रहा है कि वेक्टर अगर नेगेटिव होता है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हो सकता है। तो अब डायरेक्शन नेगेटिव कैसे होता है इसे समझना है। तो देखो वेक्टर में ये एक कंसेप्ट है, इसे यूज किया जाता है, इसे आप लोग समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे, तो इसके रिवर्स में हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है इसे पॉजिटिव कहेंगे, तो नीचे आने को हम लोग नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर के बारे में बात है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। इसे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे कि वेक्टर ए, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेक्टर ए है और एक है वेक्टर बी। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल करना है तो जाहिर बात है बी को ए लिखना चाहिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए। लेकिन अगर ये प्लस में लिखेंगे हम लोग, मतलब प्लस तो लिखना नहीं है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस में। तब ये जाकर क्या होगा? ये जो वेक्टर है ये बिल्कुल इसका उल्टा है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है नेगेटिव वेक्टर का। नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। ये नाम को मतलब यहाँ पर सिंपल आप लोग पहले समझ लो, को का मतलब हम लोग याद रखेंगे सेम। ठीक, को मतलब सेम, और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो तमाम वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स कह सकते हैं। वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेना। नंबर 2 में आते हैं, सॉरी ये नंबर 5 था ना, नंबर 6 को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर क्या है? को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। को प्लेनर वेक्टर्स मतलब बहुत सारे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे आते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? को प्लेनर वेक्टर। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर, अगर इसे हम लोग ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग मान लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तमाम वेक्टर क्या होगा? को प्लेनर। लेकिन अगर एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और दूसरा वेक्टर वाई जेड प्लेन पर है, तो ये दोनों को प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन एक अलग प्लेन होगा और वाई जेड प्लेन ये दूसरा प्लेन होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुछ एक्स वाई जेड, तो ये मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो एक्स और वाई से जो प्लेन बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पेपर रख लेते हैं, पेपर इस तरीके से, तो ये एक अलग प्लेन बनेगा, लेकिन ये वाई जेड का एक अलग प्लेन बनेगा। तो को प्लेनर क्या होगा कि वो तमाम वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करे उसे हम लोग कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। और जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर हो, जैसे कि अगर आपने घर के दीवार में देखते, तो अपने घर में आप लोगों को 4 दीवार दिखेगा, तो एक दीवार में जितना वेक्टर आप बना दो या बहुत सारे वेलोसिटी स्पीड को लिख दो, एरो बना दो, तो वो एक दीवार में जितने सारे वेक्टर्स होंगे
वो सब के सब कोप्लेनर वेक्टर होंगे। लेकिन एक दीवार में एक वेक्टर ए है और दूसरे दीवार में वेक्टर बी है, तो वो दोनों कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेक्टर ए एक अलग दीवार में है और वेक्टर बी एक दूसरे दीवार में है। ठीक है, तो इसे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहेंगे। तो को इनिशियल, कोप्लेनर और कोलिनियर वेक्टर। 7 नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। नंबर 7 कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं? वो तमाम वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर हो। जैसे कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, एक रेलवे ट्रैक में एक ट्रेन गया, फिर उसके पीछे दूसरा ट्रेन आया। अगर मान लो सबका डायरेक्शन सेम है तो मतलब वेक्टर हो चुका, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, सारा का सारा एक ही लाइन पर है ना। एक मान लो एक ही ट्रैक पर बहुत सारे ट्रेन को लगा दिया गया लाइन से, एक ट्रेन, फिर उसके पीछे दूसरा ट्रेन, फिर तीसरा ट्रेन, तो सारे को सारे क्या कहेंगे हम लोग? कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना लेते हैं, ये एक वेक्टर हुआ, इसी के ऊपर हम बना लेते हैं दूसरा वेक्टर। देखो जरा सा, एक मिनट, इसी के ऊपर बना लेते हैं हम दूसरा वेक्टर, ये हुआ दूसरा, क्योंकि सेम लाइन है तो को मतलब सेम, लिनियर मतलब लाइन, सेम लाइन। इसी के ऊपर बना लेते हैं हम तीसरा वेक्टर, जैसे कि ये। तो ये तमाम वेक्टर क्या है? तीनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक ही लाइन पर है। ठीक है, मेन जरूरी पॉइंट क्या है पर लाइन सेम होना चाहिए। तो ऐसे तमाम वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये कुछ बातें काफ़ी वक्त दिया आप लोगों ने इसे समझने के लिए कि वेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं या वेक्टर्स के कितने डेफिनेशन होते हैं। बेसिकली टाइप तो वेक्टर का 2 ही है, बाकी ये कुछ डेफिनेशन है जो हम लोगों को समझना था। आगे कुछ आगे पढ़ने के लिए, आगे की चीज़ों को समझने के लिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे की चीज़ों को समझने के लिए हम लोग बात करते, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लेते हैं 2 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स यहाँ पर इस तरीके से लग रहा है 5 न्यूटन। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि एक खास डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड एक्ट हो रहा है फोर्स का। तो जाहिर बात है ये ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर है, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो क्या होगा? फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक। और अगर उसी वक्त इसी पॉइंट पर हम एक और फोर्स को ऐड कर देते हैं 3 न्यूटन, तो फिर क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी बदल जाएगा, है ना, क्योंकि फोर्स का वैल्यू चेंज हुआ। तो जाहिर बात है मास तो वही, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मास को चेंज नहीं करते हैं, फोर्स को चेंज करते हैं, तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले केस में अगर फोर्स सिर्फ 5 न्यूटन रहता, मान लेते इसके मास को मान लेते हैं 2 kg, तो पहले केस में एक्सेलरेशन कुछ मिलेगा हम लोगों को। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने फोर्स को बढ़ाया, 3 न्यूटन फोर्स और उसमें लगा दिया, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सेलरेशन बढ़ गया। तो ये 5 और 3 ये हम लोगों को 5 न्यूटन क्या है? 5 न्यूटन क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स 1। फिर 3 न्यूटन क्या? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स 2। क्योंकि डायरेक्शन, अगर यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो F1 लिख सकते हैं और F2, और अगर डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो दोनों का डायरेक्शन हम लोगों को दिख रहा है। अगर हम लोग इसे मान लेते हैं इस तरीके से के नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन एक है, और दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों को मिल रहा है रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 5 और 3 का सम 8 न्यूटन। ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे निकाला कि दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में कि मान लेते हैं कि यही एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। 5 न्यूटन फोर्स यहां से लगाया गया और 3 न्यूटन फोर्स यहां से लगाया गया। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि 5 न्यूटन की वजह से, ये कह दिया जा रहा है कि 5 न्यूटन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ था वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक, अब अगर इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लगा दिया जाए तो क्या एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड होगा?
तो कॉमन सी बात है, हम लोगों का दिमाग यही जवाब देगा नहीं, फोर्स का वैल्यू तो डिक्रीज हुआ क्योंकि 5 यहाँ से लगाया गया, 3 यहाँ से दिखाया गया, तो नेट फोर्स इसके ऊपर लग कितना रहा है, क्या 8 न्यूटन लग रहा है। और अगर 8 न्यूटन लगेगा तो इसका एक्सीलरेशन तो बढ़ना चाहिए क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिमाग हम लोगों का ये कहेगा कि नहीं, फोर्स तो घट मतलब एक्सीलरेशन 8 नहीं होगा क्योंकि यहाँ से अपोज किया, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से फोर्स अपोज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स वो 8 नहीं लगेगा, वो नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट R वो होगा 5 - 3 2 न्यूटन। तो अब यहाँ पर ये गौर करना है कि कभी हम लोग फोर्स को ऐड कर दे रहे हैं, कभी फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकलता कैसे, क्या ऐड करने से निकलता है, क्या सब्ट्रैक्ट करने से निकलता है, कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर यहीं पे इसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी स्केलर में देखते हैं, तो मान लो पहले आपने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, फिर आपने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो फिर टोटल कपड़ा कितना खरीदा, 8 मीटर। ठीक, तो फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हम लोग हमेशा ऐड कर देते हैं, कोई भी चीज़ अगर आ रहा है तो कभी माइनस में नहीं जाता है, हमेशा ऐड होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का मामला कुछ और हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि कभी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि रिजल्टेंट निकलेगा कैसे, दो वेक्टर का रिजल्ट हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसे पता करने के लिए अब हम लोग 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसा कि मैंने कहा था कुछ देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, वो तो है, उसके साथ ही साथ 2 चीज़ें और भी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कब बनता है। चलो, वेक्टर्स कब कहलाता है, पहली बात उसमें क्या होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड। ठीक, दूसरी बात उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तीसरी बात वो पैरालेलोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर बनेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो पैरालेलोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। और चौथी बात कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक, दो के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए। काफ़ी देर से हम लोग उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, पूरी कहानी हम लोगों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर ही खत्म हो गई। अब बच्चा कि पैरालेलोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, ये 2 पॉइंट के बारे में हम लोगों को बात करना है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो बाकी 2 के बारे में बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखा, अब अगले क्लास हम लोग देखेंगे बेसिकली हम लोगों को मेनली पैरालेलोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को ही पढ़ना है। तो ये बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।